गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आशा करता हूँ कि इस कोरोना के सिचुएशन में आप सभी अपने घर पर ही हैं और आप सभी अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों को, सभी को यथासंभव यानी जितना हो सके उनको अपने घर पर ही रहने की सलाह दीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा बीमारी है जो पता नहीं चलता पर हो जाता है। तो बच्चों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ में उच्च वर्ग में प्रतिष्ठित किसी अधिकारी, किसी ऑफिसर या उच्च पदस्थ व्यक्ति के बारे में यहाँ लेखक बताना चाहते हैं। कह रहे हैं कि इस कहानी में, यानी जिस कहानी का नाम है अफसर, है ना। अफसर यानी अधिकारी, है ना। अफसर का अर्थ होता है अधिकारी। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यह पाठ जो है, पाठ संख्या 10 अफसर, यह पाठ आज हम लोग नया शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस पाठ में मैंने दिया है एक यानी यह हमारी पहली क्लास है जिसमें हम इस पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले सभी अपना अपना किताब और जैसे कि हाथ में एक पेंसिल भी रख लिया करो, ताकि जो कठिन शब्द हैं या जो कुछ इम्पोर्टेंट लाइन होंगे उनको अंडरलाइन करने में आसानी होगी और तुम्हें फ्यूचर में यानी भविष्य में जब फाइनल एग्ज़ाम का वक्त आएगा तब ये सारे जानकारियाँ तुम लोगों को आसानी से प्राप्त होगी। तो बच्चों, चलते हैं आज की हमारी कक्षा की ओर, जिसका नाम है पाठ संख्या 10 अफसर, जिनके लेखक हैं शरद जोशी जी। तो शरद जोशी जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ। कह रहे हैं कि जो शरद जोशी जी जो लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था 21 मई 1931, 1931, है ना, उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों, इस डेट को यानी इस दिनांक को भली भांति याद रखना, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम में यह सवाल आते हैं कि लेखक शरद जोशी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और बच्चों, यह भी आता है कि अफसर कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो है वह है, अफसर कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो अफसर कहानी के लेखक का नाम है शरद जोशी। ओके। दूसरी सवाल बनती है कि शरद जोशी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी के उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा मध्य प्रदेश के कई शहरों में हुई। यानी कि उनकी शिक्षा यानी उनकी जितने सारे पढ़ाई लिखाई के माहौल थे, वे कई शहरों में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किए। प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने पत्रकार के रूप में कार्य किया, यानी प्रारंभिक वर्षों में, यानी जब उनका पढ़ाई लिखाई समाप्त होने के बाद वे कई क्षेत्रों में, यानी प्रारंभिक वर्षों में, यानी शुरू में वे पत्रकार के रूप में कार्य करते रहे। पत्रकार यानी
जो पत्रकार होते हैं उनके वह पत्रकार के रूप में कार्य करते रहे। आकाशवाणी तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में नौकरी की। बाद में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन करने लगे। कह रहे कि आकाशवाणी, जैसे हमारे यहाँ पर भी आकाशवाणी होते हैं कि सिलचर आकाशवाणी, है ना, वैसे ही हर एक राज्य के अपने अपने आकाशवाणी होते हैं। राज्य यानी नहीं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के। तो कह रहे हैं कि वे सबसे पहले आकाशवाणी तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी उन्होंने अपनी कार्यभार संभाला, नौकरी किया। फिर बाद में वे नौकरी छोड़कर, यानी जो नौकरी वे पत्रकार के नौकरी या आकाशवाणी में जो वे काम करते थे, उस नौकरी को वे छोड़कर स्वतंत्र रूप से यानी स्वाधीन रूप से वे लेखन कार्य में लग गए। कौन सी लेखन? यही साहित्य लेखन में, हिंदी साहित्य लेखन में वे जुड़ गए। स्वतंत्र लेखन में उन्होंने साहित्य की व्यंग विधा को अपना विशेष क्षेत्र बनाया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। कहने कि वे जो स्वतंत्र लेखन में यानी स्वाधीनता रूप से जो हिंदी साहित्य में वे लिखना प्रारंभ किया, शुरू किया, तो वे साहित्य में व्यंग विधा को यानी व्यंग यानी जो होता है पिंच करना, यानी किसी को उसके कार्य पर, उसके किसी कार्य कुशलता पर व्यंग रूप में यानी कटाक्ष शब्द में, कटु शब्द में उन्होंने इनडायरेक्टली इस प्रकार प्रहार करते हैं कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उसमें सफलता भी प्राप्त की और इनका निधन 5 सितंबर 1991 को हुआ, है ना। यानी उनका निधन कितने हुआ? 5 सितंबर 1991 में देहांत, है ना। कह रहे कि 5 सितंबर यानी उनका जन्म हुआ था 21 में। सबसे पहला सवाल था कि अप्सर कहानी के लेखक का नाम क्या है? शरद जोशी। उनका जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद सवाल आता है कि उनका देहांत या देहावसान या निधन कब हुआ था? तो उनका निधन या देहांत या देहावसान या मृत्यु कह सकते हैं, जिनमें 5 सितंबर 5 सितंबर 1991। तो बच्चों यहाँ एक आसान सा तरीका मैं बताऊंगा कि जैसे कि 5 सितंबर किस लिए बहुत प्रख्यात हैं? क्योंकि 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? यस, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इस डेट को याद रखना कि 5 सितंबर को उनका निधन हुआ था और ईयर जो है 1991 यानी 1931 1991 21 मई 5 सितंबर 1931 1991। ओके, तो यह हुए लेखक के बारे में। अब उनके लेखन कला के ऊपर देखते हैं कि वे किस प्रकार हिंदी साहित्य में लिखते थे। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी उनकी पैनी दृष्टि से बच नहीं पाया। कह रहे कि उनका जो साहित्य लेखन का जो विधा था या उनकी जो लेखन का जो अध्यात्म था यानी लेखन का जो कला था, वे किस किस रूप में वो लिखा करते थे। एक तो हो गया धर्म अध्यात्म यानी रिलीजियस, है ना। धर्म यानी जो हमारे रिलीजियस होते हैं उनके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। फिर राजनीति जो होते हैं पॉलिटिक्स, उनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष व्यंग किया है। फिर सामाजिक जीवन यानी हमारे सोसाइटी में जो कुछ घटनाएं घटित होती, उच्च नीच, है ना, बड़ा छोटा भेदभाव का जो होता है, उस सामाजिक जीवन को भी उन्होंने अपना साहित्यिक विषय बनाया है। फिर व्यक्तिगत आचरण यानी लोगों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, उनका दुर्व्यवहार होता है, वे सारे व्यवहारों को, उनके आचरण को उन्होंने हिंदी साहित्य में उन्होंने लेखन का माध्यम बनाया है।
उनकी पैनी दृष्टि यानी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से यह सारे चीज़ों को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने साहित्य में सजा कर लिखा है। उन्होंने सभी क्षेत्र में पाई जाने वाली विसंगतियों का ऐसा मार्मिक चित्रण किया है कि पाठक चकित होकर सोचने के लिए विवश हो जाता है। कह रहे हैं कि जो शरद जोशी जी हैं वे अपने साहित्य में, अपने हिंदी साहित्य में इस प्रकार अपनी कला को दर्शाया है, उसमें इस प्रकार जो मार्मिक चित्रण, विसंगतियों का जो मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है वह पाठकों को बहुत चकित किया है और उन्हें सोचने पर मजबूर भी किया है। शरद जोशी की भाषा के ऊपर चलते हैं कि उनके क्या भाषा थे। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। कह रहे हैं कि शरद जोशी जो अपने कहानी में या हिंदी साहित्य में जो उन्होंने जिस भाषा का व्यवहार किया, यानी हिंदी में ही वे लिखा करते थे, लेकिन होता है ना कि कुछ कुछ लेखक कहानीकार वे क्या करते हैं, उसमें ऐसे शब्दों का सम्मिलित करते हैं जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको वे आसानी से समझ में नहीं आते। लेकिन शरद जोशी जी ने अपने हिंदी साहित्य में उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे सहज भाव से उन्होंने व्यक्त किया है, लिखा है, जिसे आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति सुनकर या पढ़कर समझ जा सकता है। तो उनकी भाषा कैसी थी? अत्यंत सरल और सहज थे। स्थान स्थान पर मुहावरों एवं हास्य परिहास का हल्का आभास देकर उन्होंने रचना को अधिक रोचक बनाया है। कहने कि उन्होंने बीच बीच में मुहावरे का भी प्रयोग उन्होंने किया है और बीच बीच में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग भी किया है जो लोगों को बहुत उत्साहित करता है, हल्का सा मुस्कान भी उनके चेहरे पर ले आते हैं। मुहावरे जो उन्होंने प्रयोग किया है वह हम जब अवसर पढ़ेंगे, अवसर कहानी को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ वे सच में मुहावरों का प्रयोग स्थान स्थान पर, जगह जगह पर वे करते रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध व्यंग पुस्तकें हैं, उनकी जितने सारे पुस्तकें हैं उसमें से जो प्रमुख व्यंग पुस्तक है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। रहा किनारे बैठ, जो उनकी व्यंग पुस्तक हैं, रहा किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा, तिलस्म, दो व्यंग नाटक, पिछले दिनों में, जीप पर सवार इल्लियाँ आदि इनके प्रमुख व्यंग साहित्य है। यह व्यंग पुस्तक हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही व्यंग तरीके से उन्होंने अपने अनुभव को, सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, धर्म अध्यात्म को, व्यक्तिगत आचरण को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वे सजाकर उसमें लिखे हैं। तो बच्चों, यह जो अवसर बहुचर्चित व्यंग कहानी है इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी तक जो हमने लेखक के बारे में जितनी जानकारियाँ हासिल की कि उनका यानी अवसर कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो शरद जोशी। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। उनका देहावसान कब हुआ था? 5 सितंबर 1991 को उनका देहांत हुआ था। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ ही पढ़ा, लेकिन मुझे याद है कि उनका अवसर कहानी के लेखक का नाम क्या है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनका देहांत कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, आप सब भी इसको भली भांति याद रखना। तो अभी हम पढ़ेंगे अवसर कहानी। तो बच्चों, सबसे पहले जो अवसर शब्द हैं, है ना, अवसर शब्द जो हैं इनका मीनिंग क्या होता है? अधिकारी, है ना, अधिकारी। इस शब्द का मीनिंग होता है अधिकारी, है ना। अधिकारी यानी चेयरपर्सन, है ना, जो चेयर में किसी दफ्तर के, किसी ऑफिस में जो हेड चेयर में बैठा रहता है उसे कहते हैं अफसर।
तो अभी हम लोग अफसर कहानी पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे, जैसे हमने कि लेखक परिचय में हमने पढ़ा कि उन्होंने बहुत व्यंग्य रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारे मुहावरे और बीच बीच में हास्यप्रद भी दिखाई देते हैं। तो देखते हैं क्या है। कह रहे कि नाव में, नाव यानी जो छोटे मोटे नाव होते हैं जो गांव गलियों में देखे जाते हैं, छोटे छोटे नदियों में, छोटे छोटे तालाबों में दिखाई देते हैं नाव। कह रहे कि नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, क्योंकि जब सुराख होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। यानी कि नाव में, मानो हम, अब नाव में तो ऑफिस होते हैं जैसे कि नेवी में होते हैं, परंतु अगर अक्सर देखा जाए कि जो नाव में कभी किसी दफ्तर से हम लोग पिकनिक वगैरह का या कहीं घूमने का, है ना, प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग सभी ऑफिस स्टाफ वहाँ जाते हैं। कभी प्लानिंग होता है कि चलो किसी समुद्र में चलते हैं, किसी बहुत बड़े बिल में चलते हैं जहाँ नाव के जरिए हम लोग फुर्ती करेंगे, है ना, एंजॉय करेंगे। तो कह रहे हैं कि नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है, यानी नाव में, किसी नाव में अगर किसी अफसर के साथ, ऑफिसर के साथ बैठने से अच्छा है कि आप डूब मरिए। क्योंकि अफसर, शुरू में देखो शरद जोशी जी ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है कि कह रहे हैं कि नाव में अफसर के साथ बैठने से अच्छा है कि आप डूब मरो, डूब मरिए। अब क्यों डूब मरना है वे आगे पता चलेगा, कि बस अभी यही पता चल रहा है कि नाव में अगर किसी ऑफिसर यानी किसी दफ्तर के ऑफिसर के साथ बैठने से बेहतर यानी अच्छा है, बेहतर यानी अच्छा है कि आप डूब मरिए, क्योंकि जब सुराख होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। कहने कि नाव में भी अगर मानो आप ऑफिशियल काम से नहीं आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, तब भी अगर उस नाव में ऑफिसर बैठा रहेगा तो वे अपना ऑफिसरी जो रवैया है वह दिखेगा ही। तो वह क्या करेगा, अगर, क्योंकि जब सुराख यानी कहीं पे बोलने का चांस, है ना, मौका या छेद या छिद्र कह सकते हैं, कि अगर उस ऑफिसर को उस नाव में बोलने का मौका मिलेगा तो वह क्या करेगा, वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। स्पष्टीकरण यानी सफाई देना या जवाब देना, है ना। अगर आप किसी नाव में घूमने जा रहे हैं, अगर उसमें आपके सारे ऑफिशियल स्टाफ हैं और उसमें आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी हेड ऑफिसर बैठा हुआ है, तो वे क्या करेगा, वहाँ एंजॉय करने के वक्त में भी कुछ ऐसे बात निकालेंगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको वहाँ उस मौके का फ़ायदा उठाकर वे आपसे स्पष्टीकरण मांगने, आपका सफाई मांगने लगेगा, जवाब मांगेगा कि बताओ ऐसा क्यों किया, बताओ यहाँ पर यह गलती क्यों की। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि नाव में अपने ऑफिसर के सामने बैठने से अच्छा है कि आप डूब मरिए, वह अच्छा होगा। जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी, वह आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। बच्चों, जैसे कि शरद जोशी जी ने कहा था कि वे अपने लेखन में वे मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, अभी फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं और इसी में हमें मुहावरा एक मिल जाता है। क्या होता है कि जलती आंखों से घूरना, है ना, जिसका अर्थ होता है गुस्से से या क्रोध से। हाँ, क्रोध में या गुस्से में घूरना। तो कह रहे हैं कि जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी, यानी जब नाव यानी पानी में, यानी वे रोड में भी अगर बस चले, कार चलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, रास्ता कहीं ख़राब होने के कारण वे हिलते डुलते रहते हैं। तो वे तो पानी है, पानी का तो स्थिति समान नहीं होते, वह अक्सर लहरें लेते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब लहरें लेते हैं तो उसमें नाव है, नाव तो हिलेंगे ही, यानी हचकोले यानी हिलना डुलना, है ना, इधर उधर थोड़ा सा हिलना डुलना। हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी ही,
वह आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। वह कौन? अफसर। अफसर जो है वह आपको जलती आंखों से यानी क्रोध से, गुस्से से आपकी तरफ देखेगा और डांट लगाएगा। आपको क्या करेगा? गुस्सा करेगा, है ना, डांट लगाएगा। और जब वह धीरे धीरे सदी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी तब वह आपका आभारी नहीं होगा। कहने की, और जब वे धीरे धीरे यानी जो पहले वे नाव हिलता डुलता था, अगर वह नाव हिलना डुलना बंद हो जाए तो वे अगर सीधा चलती जा रही है तब ऑफिसर क्या करेगा? तो अब ऑफिसर आपका आभारी नहीं होगा, यानी वह अपने को सफल अफसर मानेगा जिसके योग्य प्रशासन में नाव ठीक चल रही है। कहने की, वह अपने को सफल यानी जब नाव हिलेगी तो वे डांट फटकार लगाएंगे, आपको क्रोध करेंगे, और जब नाव ठीक तरीके से चलेगा तो क्या करेंगे? आभारी यानी कृतज्ञ, अपने आप को आभारी मानेगा, आपको नहीं। यानी जो नाव चलाता है, नाविक जो होते हैं या जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, पायलट कहते हैं वह अपने आप को सफल ऑफिसर मानेगा, आपको नहीं मानेगा। क्योंकि ऑफिसर तो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन आप नाव चला रहे हैं, तो वे नाव जो चला रहा है उसे वह सम्मान या उसे वह काम का जो मेन ऑफिसर है उसे वह नहीं सराहेगा, बल्कि वह अपने आप का गुण गाएगा कि मैं ठीक हूं तो सभी ठीक है ना। बच्चों, यहाँ पर लेखक शरद जोशी जी बताना चाहते हैं कि किसी दफ्तर में या किसी ऑफिस में, मतलब इस पैराग्राफ का मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ का बोलने का मतलब क्या है। इस पैराग्राफ का मतलब है कि किसी दफ्तर में या किसी ऑफिस में जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो जब उसमें कोई दोष दिखाई देते हैं तो ऑफिसर क्या करता है? जो नीचे बैठे कर्मचारी होते हैं या जो दूसरे चेयरपर्सन होते हैं उनके नीचे के, उनको डांट फटकार लगाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों किया? हाँ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ठीक करके लाओ, उड़ा के फेंक देते हैं, फाइल वाइल वगैरह। हाँ, तो वे उस वक्त डांट फटकार लगाते हैं। लेकिन जब वह काम उसी कर्मचारी के द्वारा ठीक से, पूरी बारीकी से, बहुत सही तरीके से वे उसे अंजाम देते हैं तो वे उनके कार्य का जो आभार है, जो उनका नाम है, सुनाम है, वह अपने सिर पर ले लेते हैं कि मेरे द्वारा किया गया, है ना। वे उस कर्मचारियों को शाबाशी नहीं देंगे, उस कर्मचारियों को वे बलिहारी नहीं मानेंगे, वे अपने आप को कहेगा कि मैंने किया, है ना। यानी जब दोष होता है तो कर्मचारी का दोष, और जब सुनाम होता है तो अपना नाम देते हैं। यह हो गया, यह प्रशासन के नाव ठीक चल रही है। इसका मतलब यही है कि दोष हो तो कर्मचारी को सुनना पड़ता है, और अगर सही तरीके से काम अच्छा हो तो वे अफसर का नाम वहाँ पर आता है कि अफसर ने किया। वे छोटे वर्ग के यानी छोटे जो कर्मचारी होते हैं उनका नाम नहीं होता। चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती हैं। वे कह रहे हैं कि चांदनी रात है, यानी वे कब निकले हैं नौका विहार के लिए, यानी नौका में घूमने के लिए कब निकले हैं? चांदनी रातों में, है ना। चांदनी रात है, चांदनी यानी जब पूर्णिमा के जो दिन होते हैं, पूर्णिमा के रात होते हैं, उसमें क्या होते हैं? चारों तरफ चांद के रोशनी बिखरे पड़े होते हैं, उसे कहते हैं चांदनी रात। चांदनी रात है, हवा भी चल रही है, लहरें भी हैं, है ना। चारों तरफ वही अमृत धारा बह रही है, बिखरा पड़ा है, जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती हैं। मतलब वैसा सिचुएशन, वैसा माहौल जिसमें रोमांस यानी प्रेम कथा, है ना।
रोमांचक घटना जिसमें घटित होता है, पनपता या कविताएं लिखी जाती है उस मौके पर नाव में एक अफसर बैठा है, पर उसी रोमांस के वक्त, वे कविताएं लिखने के वक्त, मानो उस नाव में एक ऑफिसर बैठा हुआ है। हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वह किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे। यह कह रहे हैं कि शरद जोशी जी कि हो सकता है, यानी जो वातावरण है, जो माहौल है, वे तो बहुत सुंदर है। चांदनी रात है, ठंडी हवा बह रही है, लहरें ले रही हैं, फिर चारों तरफ अमृत बिखरा पड़ा है, रोमांस ही रोमांस करने का मौका है, कविताएं लिखने का मौका। यानी ऐसे सुंदर वातावरण में भी ऑफिसर जो होते हैं वे अपने ऑफिसरी छोड़ते नहीं हैं। यानी ऑफिसर होने का जो नेचर होता है वह छोड़ते नहीं, वे अपने आप को हर एक जगह अपने आप को ऑफिसर मानता है। कहने कि ऐसे समय में भी वह अपने आप को ऑफिसर मानता है, वह बैठा रहता है। वे वातावरण उस संगीतमय वातावरण में, यानी उस वातावरण में भी जहाँ उस वातावरण में लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रेम करते हैं, उस वातावरण में भी अगर इस ऑफिसर का काम चले तो वह इसको भी खराब कर दे। वह किसी फाइल का, कह रहे हैं कि वह किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे, यानी किसी फाइल का वह वहाँ पर जिक्र कर देगा, यानी सारे माहौल को खराब कर देंगे ना। उस फाइल का जो इस समय मुख्य सचिव के पास है, कहने कि उस फाइल अभी तक इनके पास नहीं आया है, अभी मुख्य सचिवालय के पास है वह फाइल, इनके पास अभी आना बहुत बाकी है, जिसमें मूल टिप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है। कहने कि जिसमें मूल टिप, यानी होता है ना कि जो बहुत सारे दफ्तरों से पास होता हुए वे मेन ब्रांच में, यानी मेन ऑफिसर के पास आता है, तो वही ऑफिसर देख के उसमें सिग्नेचर वगैरह करता है। उसमें अगर त्रुटि रहते हैं, यानी दोष रहता है, भूल रहता है, गलत रहता है, तो उसे डांट फटकार लगाकर फिर से भेज देता है। लेकिन अगर सही होता है तो उसमें हस्ताक्षर इनका होता है, यानी नाम किनका होता है। काम वे लोग करते हैं लेकिन नाम इनका होता है, यानी इनका हस्ताक्षर, सिग्नेचर होता है। और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है, कैबिनेट देखेगा, यानी वे काम तो दफ्तर के और कर्मचारी, ऑफिस के और कर्मचारी किए होंगे, लेकिन सिग्नेचर इनके होने के कारण कैबिनेट में वाहवाही, यानी शाबाशी किसको मिलेगा, उस ऑफिसर को, है ना। तो इससे, इस पैराग्राफ से हम यही समझते हैं कि ऑफिसर जो होते हैं वे अपने आप को ऑफिसर हर वक्त, दिन हो रात हो, ऑफिस हो बाहर हो या कहीं पर सड़क भी हो, वे अपना ऑफिसरी छोड़ता नहीं है। वह कहीं पे भी किसी भी फाइल का किस्सा वहाँ छेड़ दे सकता है, आपका मूड खराब कर दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वह जो कोई भी परिकल्पना हो, कोई भी फाइल हो, उस फाइल में काम करने में जो कर्मचारी लोग अपना योगदान देते हैं, उसमें उस कर्मचारी का कोई दाम नहीं मिलता, कोई नाम नहीं होता। नाम सिर्फ होता है किसका, उस ऑफिसर का, है ना। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं तक।